हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउटनट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से इस क्लास का इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो रितेश, हेलो भारत, हेलो बबीता जी, हेलो निधि, अजय, आकांक्षा, मोहम्मद समीर, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकदम सब बढ़िया होंगे एकदम, ठीक है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आज के इस बेहतरीन क्लास में। मैं एकदम बढ़िया हूं सानिया जी। हेलो गुलफाम, हेलो शिवम, हेलो मंताशा, हेलो मंजीत, पुष्पेंद्र, गुलफाम, राहुल, खुशमा जी, हेलो अंसारी जी, हेलो रेशम, पूजा, सूरज, गायत्री, बनीता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब एकदम बढ़िया हो आप? ओके तो बेटा आज हम बात करेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिक के दूसरे लेक्चर के बारे में, जिसको बढ़िया से आपको देखना है, अच्छे से आपको क्लियर करना है। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम स्वस्थ हूं। ओके तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा लेक्चर, और यह लेक्चर आपको ढंग से देखना है, अच्छे से समझना है, सारी बातों को क्लियर करना है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी पिक्चर चल रही थी ना, उस पिक्चर में धीरे धीरे आगे की बातें अब आने वाली है। क्लियर है? हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। आप सब बढ़िया से सारी बातें देखना, अच्छे से सारी बातें क्लियर करना। हाँ जी, कमेंट आ रहा है भाई, सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। टेलीग्राम पर डाल दो स्टूडियो वीडियो बनाकर प्लीज, स्टूडियो वीडियो बना करके, ठीक है, डाल देंगे बेटा, ठीक है। ओके, आ जाओ जी, आ जाओ, सब बढ़िया से यहाँ पे देखना, अच्छे से क्लियर करना। ओके, सब 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 बढ़िया से यहाँ पर देखिएगा। मजा आ गया था? ओके यार देखो ध्यान से बेटा, आरंभ 2 वाले बच्चों, बेटा मैंने आपके लिए वापस से आज मैं गया था, उन्होंने बोला है कि आपके भी कोर्स में ये पीडीएफ अपलोड है। ठीक है, फुल एक्सरसाइज पार्ट 2 ये वाली पीडीएफ आपके भी अपलोडेड है। एक बार चेक करना बेटा उसको, ठीक है, और मुझे बताओ कि है या नहीं है। हाँ जी ठीक, आपके भी बैच में बेटा ये पीडीएफ अपलोड है, एक बार चेक कर लो, देख लो, फिर मेरे को बताओ। ओके हाँ जी, आरंभ बैच 2, बैच 1 वालों के तो है, बैच 2 वाले जरूर इस बात को चेक कर ले। अरे है भाई, देखो ना उसमें, उसमें देखो ना, अभ्यास में आज भी देखा है मैंने, ठीक है, उसमें चेक करो, अभ्यास में जाके देखो। बैच 1 वालों के तो है, बैच 2 वालों के देख लेना बेटा। ओके है सर, है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चेक कर लेना उसमें, अभी आज ही डलवा दी गई, अगर नहीं है तो मैंने आज दोबारा देखी थी, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर क्या दिक्कत है। ओके बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब बैच 2 वालों के पास भी ऑर्गेनिक की पीडीएफ है, तो वहां पर आप अच्छे से देख लेना, अच्छे सारी बातें क्लियर कर लेना। ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिक का लेक्चर नंबर 2। इसको देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हम जानने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, उप सहसंयोजक यौगिक, इसके बारे में थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया था कि भाई उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, ये हमने समझ लिया था बेटा। हाँ जी, और फिर उप सहसंयोजक संकुल से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हम समझेंगे, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हम देखेंगे बेटा यहाँ पर, और फिर लिगेंड क्या होता है और इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इनके बारे में भी समझेंगे। तो ये सारी बातें आपको ढंग से देखनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। ओके हाँ, तो यह 3 टॉपिक हम करने वाले हैं। ओके जी, तो अब बात करते हैं यहां पर उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में। हाँ, तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बता दिया था, एक बार वो रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो रसगुल्लों, पिछले लेक्चर के दौरान मैंने आपको यह बताया था कि उप सहसंयोजन रसायन क्या है, कि जिसके अंदर हम उप सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करें। अब उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? अल्फ्रेड वर्नर ने बताया, इसलिए अल्फ्रेड वर्नर को उप सहसंयोजक रसायन का जनक कहा जाता है। उसी ने सबसे पहले इन यौगिकों के बारे में बात करना स्टार्ट किया। फिर दूसरी बात यहां पर यह आती है कि इन उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताते चले जाओ। तो उप सहसंयोजक यौगिक बेटा एक प्रकार के लवण होते हैं। तो हमने सबसे पहले यह समझा कि लवण होता क्या है, लवण किन्हें कहा जाता है। लवण जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। अब लवण भी 2 प्रकार के, एक सरल लवण और दूसरा आणविक लवण।
सरल लवण क्या होता है? जिसमें एक सिंपल धनायन होता है, एक सिंपल ऋणायन होता है, तो वो होता है सरल लवण। और आणविक लवण क्या होता है? जो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के विलयनों को मिलाकर के बनाया जाए, उनका क्रिस्टलीकरण करवाया जाए, तो नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। उस नए यौगिक के क्रिस्टल वाले विलयन को क्या कहा जाएगा? आणविक लवण कहा जाएगा। आणविक लवण कहा जाएगा। क्या इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी? फिर मैंने आपको यह बताई थी कि यार आणविक लवण भी दो प्रकार के होते हैं। आणविक लवण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक लवण, एक होता है उपसहसंयोजक यौगिक या उपसहसंयोजक संकुल। ठीक है, ओके। तो द्विक लवण क्या होता था? द्विक लवण क्या होता था कि यार वे आणविक यौगिक जो जल में डालने पर पूर्णतया आयनित हो जाए, वो कहलाते थे आपके द्विक लवण। जिसके उदाहरण मैंने आपको एलम बताया था, कार्नेलाइट बताया था, इसके अलावा मोहर लवण बताया था, पोटाश एलम, क्रोम एलम, फेरिक एलम, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। फिटकरी क्या होता है? फिटकरी के फॉर्मूले के बारे में बताया था। हर एक बात को अच्छे से यहां पर सारी बातें आपको मैंने बताई थी। फिटकरी के बारे में, कौन फिटकरी बना सकता है, फिटकरी का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर हमने स्टार्ट किया था बेटा उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यार वे आणविक यौगिक या वे योगात्मक यौगिक जो जल में डालने के बाद आयनित नहीं होंगे, पूर्णतया आयनित नहीं होंगे, या जिसमें क्या हो जाते हैं, आयन अपना अस्तित्व खो देते हैं, वापस मिलते ही नहीं है, ढूंढने से मिलते ही नहीं है, कहीं विलुप्त हो जाते हैं। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था उसके अंदर कि यार जैसे हमने K4FeCN होल 6 वाला कंपाउंड बनाया था, K4FeCN होल 6 वाला कंपाउंड बनाया था, तो जैसे कि देखो ध्यान से, यहां 4 पोटेशियम है। इस बड़े कोष्टक के बाहर आगे भी हो सकता है, पीछे भी कोई आयन हो सकता है। हाँ जी, तो जैसे कि देखो ध्यान से, 4 पोटेशियम अलग हो जाएंगे जैसे ही हम जल में डालेंगे, और एक ये जटिल भाग एक तरफ हो जाएगा जिसमें Fe है, साइनाइड है, ठीक है, 6, 4 पोटेशियम, 4 धनायन अलग हो गया तो उसमें -4 ऋणायन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ धनायन, कुछ परमाणु ऐसे हैं जो गायब हो चुके हैं। गायब क्यों हो गए थे? क्योंकि इसके अंदर यार जो Fe+2 था वो घिर चुका था। किससे? साइनाइड ऋणायनों से। किससे? साइनाइड ऋणायनों से। साइनाइड ऋणायनों ने इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना करके इसको घेरा हुआ था। हाँ या ना? इस तरीके से इसको सराउंड किया हुआ था। तो यहां पर जो धातु परमाणु बीच में घिरा हुआ है बेटा, वह धातु परमाणु तो कहलाता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। और दूसरी बात, जिन समूहों ने, जिन परमाणुओं ने, अणुओं ने, ऋणायनों ने इसको घेरा हुआ है, इन्हें कहा जाता था लिगेंड। इन्हें कहा जाता था लिगेंड। क्या ये बात हमने समझ ली थी? ये हमने देख लिया था। और जो लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ एक तीर वाला चिन्ह बंध बना रहे हैं, इस बंध को कहा जाता है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के बीच में बनने वाला ये बंध है उपसहसंयोजक बंध, और उससे जो यौगिक बनेगा वो कहलाता था आपका उपसहसंयोजक यौगिक। क्लियर है? ये जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है आपका उपसहसंयोजक यौगिक। तो इसमें खासियत क्या होती थी वो मैंने आपको बताई थी कि यार एक केंद्रीय परमाणु होगा जिस पर कुछ आवेश होगा, इससे कुछ एक्स लिगेंड जुड़ रहे होंगे जिन पर कुछ आवेश होगा, ये दोनों मिलकर के एक संकुल बनाएंगे MLX प्रकार का, जिस पर कुछ नया आवेश P जनरेट हो जाएगा। ये बनता कैसे था कि यार इसमें जो मेटल है, मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, तो इनके बीच में एक उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। तो लिगेंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम करता है, तो ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता था, और यह इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का काम करता था। क्लियर? क्लास रुक गई है क्या? क्लास चल रही है बेटा? क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। अरे डॉक्टर अमन, तेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है? जो मैं तेरे को एनसीईआरटी संपूर्ण दे रहा हूं ना, वही है,
ठीक है, वो आपके बायोलॉजी में जरूरत पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में आपको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, वही है आपके एनसीईआरटी संपूर्ण। ठीक है, वो मैं दे रहा हूं ना आपको हर एक चैप्टर की। हाँ जी, तो यहां पर ये जो मेटल आयन है और ये लिगेंड है, तो मेटल आयन क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का काम करता है। तो जो लेंगे उनको लुईस अम्ल कहा जाता है, जो देंगे उन्हें लुईस क्षार कहा जाता है। अरे मयंक मिश्रा ये कौन से ग्रुप का लिंक भेज रहा है, मत भेजा, पढ़ ले यहां पर। हाँ जी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ये सारी बातें जो चैप्टर नहीं हुए उनके भी एनसीईआरटी संपूर्ण भेज दीजिए, पूरा भेजेंगे बेटा भेजेंगे, सब्र रखो ना, एक एक करके आ तो रही है आपके पास, एक साथ सारी पढ़ लोगे क्या? भेज रहा हूं ना, जैसे जैसे चैप्टर होता जा रहा है साथ के साथ देते जा रहा हूं ना, तो इस चीज के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है, ये हमको करना ही करना है, आज नहीं तो कल करना ही करना है, तो हम साथ के साथ करते जा रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं परेशान होना है। आपको परेशान होना है कि जो सर ने दे दिया, जो पढ़ा दिया, उसको कैसे करना है। ठीक है, तो उस बारे में अब आप बार बार डिस्टर्ब ना करें। हाँ, मेटल ही होती है बीच में केंद्रीय परमाणु। तो ये बातें मैंने आपको बता दी, ये बातें मैंने आपको बता दी। अब आगे की कहानी, अब आगे की कहानी, अब आगे की कहानी। हाँ जी, तो इतनी बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी है। अब थोड़ा आगे की बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में इतना नॉलेज हमने ले लिया था। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई थी आपको? उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में हमने इतना देख लिया था, और हमने इतना भी देख लिया था कि उप सहसंयोजक यौगिकों के हमने प्रकार देखे वियोजन की मात्रा के आधार पर। एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें केंद्रीय परमाणु किसी अभिक्रिया के दौरान बना रहता है, बाहर निकल के नहीं जाता है। और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो जाता है कि केंद्रीय परमाणु ही बाहर निकल जाए संकुल में से, तो वो इम्परफेक्ट। उदाहरण देके मैंने आपको समझाया था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था लिगेंडो के आधार पर। अगर कोई संकुल ऐसा है जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड है, होमोलेप्टिक, और अगर एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है, हेट्रोलेप्टिक उसे कहा जाता है। ये हमने देख लिया। अब यहां पर एक प्रकार और देखेंगे, लिगेंड उपसहसंयोजक संकुलों के बारे में हमने वियोजन की मात्रा के आधार पर देख लिया, लिगेंड के आधार पर देख लिया। अब देखो तीसरा प्रकार, ए बी सी, वियोजन की मात्रा के आधार पर देख लिया, लिगेंडो के आधार पर देख लिया। अब देखो ध्यान से तीसरा सी, तीसरा सी, उप सहसंयोजक संकुल के प्रकार के आधार पर। भाई कैसा दिखने में होता है वो उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक संकुल के प्रकार के आधार पर। अब ये कैसे प्रकार, देखो ध्यान से, सिंपल सा, इसमें कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। प्रकार के आधार पर, जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, ध्यान से देखना, सारी बातें ईमानदारी से पढ़ना। टाइम पढ़ने आए, पढ़ाई करना, फालतू डिस्टरबेंस मत करना। जो डिस्टर्ब करेगा वो अपने आप अपने फ्यूचर के साथ धोखा दे रहा है ना। पढ़ना चुपचाप। हाँ देखो, उप सहसंयोजक संघ, क्योंकि बड़ा चैप्टर में, फिर बोल रहा हूं बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। जितना टाइम तुम खर्च करवाओगे उतना इसमें ज्यादा लेक्चर लगेंगे। तो आप सोच लो कि आपको इसको कितने लेक्चर में खत्म करवाना है। कोई भी दो दूर की बातें नहीं करेगा, ओके। फिर मैसेज करोगे कि सर मेरे को ये हो गया था, मेरे को वो हो गया था, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं। तो इसलिए चुपचाप से बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है, ओके। कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा। बढ़िया चैप्टर बेटा, चुपचाप से पढ़ने आए हो, पढ़ाई की तरह देखो इसको, ओके। अब उप सहसंयोजक संकुल के प्रकार के आधार पर ये कितने टाइप का हो सकता है? बेसिकली मैं बोलूं तो 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला, देखो ध्यान से, उप सहसंयोजक संकुल एक प्रकार का आणविक यौगिक है, और आणविक यौगिक लवण होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का लवण ही तो है। तो जिस तरीके से लवण में आगे धनायन लिखा होता है, पीछे ऋणायन लिखा होता है, सेम वैसे ही यहां पर आगे वाला धनायन होगा, पीछे ऋणायन होगा। इसमें भी धनायन और एक ऋणायन होगा, एक धनायनिक भाग होगा, एक ऋणायनिक भाग होगा। अब बात यह आती है कि यार धनायन और ऋणायन दिखने में कैसे होंगे? तो जरा देखो ध्यान से। पहला, या तो इसमें सरल धनायन हो सकता है, सरल धनायन, और एक जटिल ऋणायन। जटिल ऋणायन बड़े कोष्टक वाला, पीछे वाला बड़े कोष्टक में हो, जटिल ऋणायन ऐसा,
ऐसा हो सकता है, आगे सिंपल धनायन है और पीछे बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है, इसका उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि K4FeCN होल 6, तो यहां पर आगे तो सिंपल पोटेशियम आयन है और पीछे पूरा का पूरा ये ऋणायन है, तो बड़ा कोष्टक पीछे, इसलिए पीछे वाला ऋणायन है। ओके, ऐसा हो गया। दूसरा, आगे वाला जटिल हो जाए, जटिल धनायन, जटिल धनायन, और एक हो सकता है आपके पास सरल ऋणायन, सरल ऋणायन, सरल ऋणायन। इसका उदाहरण अगर मैं आपको यहां पर देना चाहूं, जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर क्रोमियम ले लिया मैंने, H2 ले लिए, ठीक है, 6 और 3 क्लोरीन ले लिए, तो जरा देखो बड़ा कोष्टक आगे है, तो ये है धनायन और ये है पीछे का ऋणायनिक भाग। ये आगे वाला धनायनिक भाग है बेटा, ये पीछे वाला ऋणायनिक भाग है। आगे सदैव धनायन लिखा होगा, पूरा कोष्टक एक आयन की तरह बिहेव करता है। ये पूरा का पूरा धनायन है, ये सरल ऋणायन है। ठीक, ओके। अगला थर्ड पॉइंट, धनायन भी जटिल हो और ऋणायन भी जटिल हो, ये भी हो सकता है। जटिल धनायन, जटिल ऋणायन, जटिल धनायन, जटिल ऋणायन, जटिल ऋणायन, जिसका धनायनिक भाग भी जटिल हो, ऋणायनिक भाग भी जटिल हो। इन कोष्टकों का ध्यान रखना, बड़ा कोष्टक बना रहा हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 PT Cl4। देखो, इसका धनायनिक जटिल, धनायन भी जटिल है, ऋणायन भी जटिल है। आगे वाला धनायन, पीछे वाला ऋणायन, पूरा का पूरा। और एक फोर्थ, उदासीन संकुल, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है। जैसे कि उदाहरण, सिंपल एक संकुल, न तो आगे कुछ न पीछे कुछ। इसी तरीके से NiCO होल 4, FeCO होल 5 आदि। ये देखो ध्यान से, इन चारों को समझो। सरल धनायन, जटिल ऋणायन, जिसमें आगे वाला पार्ट सिंपल हो, पीछे वाला पार्ट जटिल हो। दूसरा, आगे वाला पार्ट जटिल हो, पीछे वाला पार्ट सरल हो। या धनायन भी जटिल हो, ऋणायन भी जटिल हो। और एक उदासीन, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, ये यहां पर हमने देखा। इनको ऐसे कैसे छापना है, जैसे मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो ये है संकुलों के आधार, इनका दिखने में कैसे हो रहे हैं, वो उपसहसंयोजक संकुल के प्रकार के आधार पर। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि यार किसी उपसहसंयोजक संकुल के अंदर किस चीज को क्या बोलते हैं, लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होता है, किस पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं। कल आपके मन में सवाल आ रहे थे ना, ये सारे सवाल हम अच्छे से क्लियर करेंगे। इसको बढ़िया से अच्छे से देखो, नोट करो। ये बात क्लियर हो गई है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे, सारी चीजों को क्लियर करेंगे बेटा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर? ओके, गुड। अब आगे देखो, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आता है उपसहसंयोजक संकुलों से संबंधित परिभाषाएं। उपसहसंयोजक संकुलों से संबंधित परिभाषाएं, उपसहसंयोजक संकुलों से संबंधित परिभाषा। हेडिंग डाल लो, उपसहसंयोजक संकुलों से संबंधित परिभाषाएं। उपसहसंयोजक संकुलों से संबंधित परिभाषाएं। पहला, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन। कौन होता है सेंट्रल मेटल आयन? अरे जो बड़े कोष्टक में उपस्थित धातु परमाणु हो, जो ऋणायनों से या बड़े बड़े अणुओं से घिरा हुआ हो, उपसहसंयोजक बंध बना रहा हो उनके साथ, वो कहलाता है यहाँ पे केंद्रीय परमाणु। बहुत ही तो सिंपल है। देखो इसकी परिभाषा देखो बेटा, लिखो इसको। धातु आयन जो ऋणायन या उदासीन अणुओं के साथ जटिल आयन बनाता है, बड़ा कोष्टक वाला, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। या फिर दूसरी बात, केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करता है। ओके, और उपसहसंयोजक बंध बनाता है। बताया था मैंने आपको।
ओके, बताया था मैंने आपको। जैसे कि मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं, K4FeCN6। तो देखो ध्यान से, ये आगे सरल भाग, पीछे वाला जटिल भाग, जटिल बड़े कोष्टक वाला पोर्शन। तो यहां पर इस जटिल भाग में बेटा एक ही धातु परमाणु है Fe, जिसके साथ यहां पे 6 साइनाइड ऋणायन जुड़े हुए हैं। ये उदासीन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये है आपके पास केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु आयन। ये है आपके पास केंद्रीय धातु आयन। गॉट इट? पहली बात ये समझ गए, अंदर सिर्फ धातु ही रहेगी। यहां पर केंद्रीय परमाणु एक धातु ही होगा, कोई अधातु नहीं होगा, ठीक है। और वो भी डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक के अपने सिलेबस में नहीं, डी ब्लॉक के देखने, ठीक है। ये पहला पड़ाव पार कर लिया अपन ने। तो केंद्रीय धातु आयन क्या होता है? जो बड़े कोष्टक में उपस्थित धातु परमाणु होता है, सीधी सी बात। यही क्या करता है? इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का काम करता है, इसलिए ग्राही इसको बोला गया। तो ये पहला पड़ाव कंप्लीट हुआ। अब देखो दूसरा लिखो, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या, ये हेडिंग डालो। उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, C.N, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसी संकुल को मैं थोड़ा सा जूम करूं बेटा, तो मेरे को ये देखने को मिलेगा, बाहर तो 4 पोटेशियम है, ठीक है, लेकिन जो ये Fe है ये 6 साइनाइडों से घिरा हुआ है। क्या इस तरीके से ये 6 साइनाइडों से घिरा हुआ है? 6 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। क्या ये यहां पर 6 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है? यस, यहां पर ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जरा देखो ध्यान से, समन्वय संख्या क्या होता है? लिगेंड द्वारा केंद्रीय परमाणुओं के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। लिगेंड द्वारा इन, अभी देखो लिगेंड शब्द क्या है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो यहां पे जो ये उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं केंद्रीय परमाणुओं के साथ, इनकी कुल संख्या क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक समन्वय संख्या कहलाती है। क्या? केंद्रीय धातु के लिगेंड के साथ बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो कुल उप सहसंयोजक बंध कितने हैं? कुल उप सहसंयोजक बंध कितने हैं? जो कि मेटल और लिगेंड के बीच में बन रहे हैं, इनके बीच में बनने वाले टोटल कितने हैं यहां पर? आपके पास 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6। समझ में आया? अरे क्लियर हुआ? ऐसे हम आगे बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये सारी चीजें क्लियर करते जाएं। क्लियर हुआ क्या? टोटल जितने भी लिगेंड है वो जितने बंध बना रहे हैं ना, वो वाली बात, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला समन्वय परिसर, समन्वय परिसर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, समन्वय परिसर, समन्वय परिसर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ठीक है, या इसको उप सहसंयोजन सत्ता भी कहा जाता है। उप सहसंयोजन सत्ता, कोऑर्डिनेशन स्फेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या है यार? वह भाग जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है, ये जटिल पोर्शन, ठीक है। वह भाग, वह जटिल भाग, वह जटिल भाग जिसमें केंद्रीय परमाणु एवं लिगेंड उपस्थित रहता है।
ठीक है, वह भाग जिसमें केंद्रीय परमाणु और लिगेंड उपस्थित होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर K4FeCN होल 6 वाले संकुल में बेटा, तो लिगेंड केंद्रीय परमाणु और लिगेंड, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? उप सहसंयोजन सत्ता, उप सहसंयोजन सत्ता या उप सहसंयोजन मंडल इसे कहा जाता है, या समन्वय परिसर इसे कहा जाता है, एक ही बात है। ठीक है, उप सहसंयोजन सत्ता बोलो, उप सहसंयोजन मंडल बोलो, या समन्वय परिसर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ओके, ये बात हमने देख ली, ये बात हमने देख ली। ठीक, ये उदाहरण क्लियर हो गया? ओके, और अगर हम एक और उदाहरण देखना चाहें, जैसे कि CrH2O होल 6 और इधर मैंने 3 Cl लगा दिए, तो अब ये पूरा का पूरा आगे वाला पार्ट जटिल भाग यही कहलाएगा आपके पास अगेन उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय मंडल या समन्वय परिसर। गॉट इट? क्लियर हुआ? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक एक करके आपको धीरे धीरे सारी बातें पता चलती जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत। अब अगला है जटिल भाग पर आवेश, जटिल आयन पर आवेश। अब जटिल आयन पर आवेश हम देखें तो इसको लिख लो जरा। अब जटिल आयन, जैसे कि देखो ध्यान से, हमें पता है ना K4FeCN होल 6, जैसे ही बेटा अगर मैं इसको आयनित करूं तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक्स, देखो ये आगे वाला धनायन और ये पीछे वाला ऋणायन। तो जैसे ही अलग अलग होगा तो 4 पोटेशियम अलग हो गए और यहां पर Fe, पहले ये परिभाषा लिख लो फिर इसको समझना। हाँ जी, पहले ये परिभाषा लिख लो फिर इसको समझना। जटिल आयन पर आवेश क्या बोल रहा है? यह केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु, आयन और लिगेंड पर उपस्थित कुल आवेश का बीजगणितीय योग होता है। इस चीज को समझो, पहले लिख लो फिर मैं इसको समझाता हूं। हाँ जी, एक बार इसको लिख लो फिर मैं इसको समझाता हूं ये क्या बला है। देखो, हमने याद करो बेटा, जो पिछली वाली क्लास में आए थे तो हमने क्या लिया था यहां पर इस संकुल को बनाने के लिए फेरस आयन लिया था, फेरस साइनाइड। तो इन सब में जो Fe है वो Fe+2 के रूप में है कि नहीं है? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर Fe है +2 के रूप में। अब इस टोटल आयन के अंदर क्या है, इस टोटल जटिल भाग के अंदर क्या है? +2 आवेश और -1 -1 -1 -1 -6 ऋणावेश। तो +2 धनावेश और -6 ऋणावेश को जोड़ दिया जाएगा तो ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा? -4 बनेगा। तो यहां पर ओवरऑल चार्ज आ रहा है -4। यही है यहां पर आपके पास जटिल आयन पर आवेश। कोई बड़ी बात थी क्या? ये तो सिंपल सी कहानी थी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से हम कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इस वाले उदाहरण के अंदर देखें, अब जटिल भाग के ऊपर कितना आवेश आएगा भाई? जब इसको तोड़ेंगे तो ये ऋणायन है और ये धनायन, 3 क्लोरीन अलग हो जाएंगे, एक जटिल भाग अलग हो जाएगा। तो जटिल भाग क्या है? CrH2O होल 6 ये अलग हो गया और 3 क्लोराइड आयन अलग हो गए। एक क्लोरीन पर -1, 3 पे -3, जब -3 अलग गया तो उसे +3 आवेश आ जाएगा। हाँ है ना? तो इस पर ये आवेश कितना हो गया? +3 हो गया। ठीक है, ये है आपके पास जटिल भाग पर आवेश। डन है गया मामला? एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको ओच पोच करे, जिसमें आपका सिर दर्द हो, माथा भड़के, है ना? बस आपको लिखना है, अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है क्या? ओके, एक बार थम्स अप दे दो यार बढ़िया से, अच्छे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जटिल आयन पर आवेश देख लिया। अब अगली बात, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, अगला हेडिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक ये क्या होता है? केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश।
केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश। अब देखो कैसे ये ज्ञात करते हैं, आगे आप धीरे धीरे खुद सीख जाओगे, है ना। मैं आपको यहां पर देखो अब बताता हूं ऑक्सीकरण ज्ञात करना। ज्ञात करना, जैसे कि मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। पहला उदाहरण लिया K4FeCN6। मान लो मुझे केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है बेटा, जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसका x मान लो और सबका बीजगणितीय योग कुल आवेश के बराबर कर दो। जरा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुझे Fe का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। आप पूछ रहे थे ना कि सर ये आवेश कैसे आया, कैसे नहीं आया, सर हमको तो बताओ, हमको तो समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से, इस संकुल में धनायन भी है ऋणायन भी है, दोनों मिलकर के ये यौगिक बन रहा है, तो कुल आवेश क्या हुआ 0। भाई इस पर टोटल यहां पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है तो मैं मंडराता हुआ नहीं है, इसमें जितना ऋणावेश था उसको बैलेंस करने के लिए धनावेश लगा रखा है। कुल आवेश 0 के बराबर कर दो। देखो Fe का आवेश ज्ञात करना है, उसका x मान लो। टोटल 4 पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पर आवेश कितना होता है प्लस का 1, तो 4 से गुणा कर दो 1 को। फिर उसके बाद अगला कौन आया Fe, उसका आवेश पता नहीं है, x मान लिया। कितने Fe, 1 ही है। फिर क्या है साइनाइड, कितने 6, एक साइनाइड पे आवेश कितना होता है -1। टोटल आवेश धनावेश भी ऋणावेश भी टोटल आवेश 0 के बराबर। ओके, बस यहां से x का मान निकालना है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -6 बराबर 0, x -2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया ना +2। ये इस पर चार्ज आ गया +2। कोनो बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इनको सीखेंगे, है ना। ओके, ये क्लियर हो गया। अब सेम इस तरीके से आगे बढ़े। अब मैं बात करूं यहां पर PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। ये देखो, अब बस इतना सा यही है, ना तो इसके आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, और यही दे रखा है, तो इस पे आवेश भी कुछ नहीं है। कुछ भी आवेश नहीं तो 0 के बराबर मान लेंगे। प्लेटिनम का आवेश ज्ञात करो, जिसका आवेश ज्ञात करना है उसका x मान लो, x। 2 अमोनिया है। अरे अमोनिया क्या होता है NH3। अब इस पे क्या आवेश है, तो उदासीन है। अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता है बेटा, ये उदासीन होता है। अमोनिया क्या है, उदासीन। इस पर आवेश कितना आएगा 0। फिर क्या है 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर क्या होता है -1। टोटल आवेश कुछ भी नहीं है, 0 के बराबर कर दो, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2। सिंपल है, ऐसे हम कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड आ जाए आप लिख सकते हो, डोंट पैनिक, ठीक है। K2HgI4, K2HgI4। अगर मुझे मरकरी पर आवेश निकालना है तो भी यहां पे ऐसे कर लेंगे। भाई 2 पोटेशियम है, ठीक है, 2 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे +1 होता है, Hg का पता नहीं है, x मान लिया। 4 आयोडीन है, एक पर -1 आवेश होता है, टोटल 0 के बराबर कर दिया, x बराबर सोल्व किया, +2 आ गया। कोनो दिक्कत वाली बात है ही नहीं बेटा यहां पर, ठीक है। तो आराम से इनका आवेश ज्ञात किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? मक्खन है सब, बटर। आगे देखो, हाँ जी, तो आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं, अच्छे से इनको कर सकते हैं। सो ध्यान रखें। जैसे कि ये आयन है, अब ये आयन है, बस यही है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। पहली बात तो इस पर टोटल आवेश ऋणावेश है, तो ये ऋणायन है, आगे पीछे कुछ नहीं है इसके। अगर मुझे इस पर Fe पर आवेश ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, अपना तरीका लगाएंगे। भाई मान लिया इस पर आवेश x है, टोटल 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पर -1 होता है, टोटल आवेश -3 है, उसके बराबर कर दिया, x -6 बराबर -3, तो x प्लस उधर जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हाँ या ना, कर सकते हैं वैसे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत, अभी वही उदाहरण लूंगा जिनको आप जानते हैं, ठीक है। Na3CO NO2 होल 6, NO2 होल 6, NO2 बेटा माइनस होता है, NO2 माइनस होता है, ठीक है, NO2 माइनस होता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, मुझे कोबाल्ट पर आवेश निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस वाले में 3 सोडियम है, 1 सोडियम पर +1 होता है, फिर आगे गया X मिला, कोबाल्ट पर आवेश मैंने X मान लिया, ठीक, ओके। फिर आगे क्या मिले 6 NO2 माइनस, 1 NO2 पर -1, तो 6 पर -6 बराबर 0 कर दो, क्योंकि कुल आवेश तो 0 ही है ना इस पर, ठीक है। तो यहां पे जब सोल्व करोगे तो X बराबर आ जाएगा +3। अरे ठीक है, कर सकते अब तो इतना, बाकी अब हम आगे सीखते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ेंगे आगे और चीजें जानते जाएंगे, भाई लिगेंड पर आवेश क्या होता है। ओके, एक और देख लो, NiCO होल 4। अब मुझे इस पर निकल पर आवेश निकालना है, निकल पर आवेश निकालना है। अब मान लिया X है, 4 CO, अब CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर जो CO है बेटा उसको कार्बोनिल बोलते हैं। आवेश ये उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, ये है उदासीन। अभी आगे हम लिखेंगे, अभी बस केवल मैं बता देता हूं, ये उदासीन होता है। तो अब निकल से 4 CO जुड़े हुए हैं जिन पर आवेश 0 है, तो उस वजह से निकल पर भी आवेश कितना आ जाएगा, 0। यहां पर निकल पर चार्ज 0 होता है। तो समझ में आया। तो आप आराम से बखूबी इनको देख सकते हैं, परख सकते हैं। जैसे हम आगे और चीजें जानते जाएंगे इनके बारे में, मैं आपको बताता जाऊंगा विस्तार से। तो क्या ये बातें क्लियर हो गई एकदम, गॉट इट, ओके। तो आपको किसी भी केंद्रीय परमाणु का या केंद्रीय धातु आयन का आवेश ज्ञात करना हो तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें पता चल जाए कि उसमें बाकी परमाणुओं पर या बाकी समूहों पर क्या आवेश होता है। भाई मुझे इसका आवेश ज्ञात करना है, इसका पता चल जाए, इसमें इसका बाकियों का पता हो तो मैं कर लूंगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह भी बनती है कि आप किसी संकुल में यह ध्यान रखें कि लिगेंड पर आवेश क्या होता है। अभी तो मैंने सिंपल लिए हैं, लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, आवेश ज्ञात करना सीख लिया, आवेश ज्ञात करना सीख लिया। अब आता है हमारे पास अगला मेन पार्ट, अधीरा, है ना, लिगेंड। ओके, अब है हमारे पास विलन। यही है विलन इस पूरी पिक्चर का, जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आक्रमण करता है और नए नए यौगिक बनाता है। लिगेंड क्या होता है और इसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर लिगेंड। लिगेंड क्या होता है। अब बात करें रसगुल्लो लिगेंड के बारे में, तो लिगेंड है क्या। अभी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि लिगेंड कोई भी अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। कोई भी ऋणायन या उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। हाँ या ना। तो लिगेंड क्या होता है। वह उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन के साथ को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसह संयोजक बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड कहलाता है।
लिगैंड कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई रसगुल्लो? लिगैंड कहलाता है। तो यहां पर क्या है, ये डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, तो लिगैंड लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, उप सहसंयोजक संकुलों में लिगैंड लुईस बेस का मतलब लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, व्यवहार करता है। तो ये बात क्लियर हुई क्या? अब लिगेंड के बारे में जानेंगे एक एक बात, इसका जर्रा जर्रा हम जानेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे रसगुल्लो। ठीक है क्या यार? मामला एकदम संगीन है। थम्स अप दे दो एक बारी, क्योंकि थ्योरी तो थी, इतनी से तो हमें आती थी। आपने क्या पढ़ा है ये तो हमें आता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, अब हम देखेंगे लिगेंड का वर्गीकरण। फटाफट से छाप लो इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों का वर्गीकरण। अब लिगेंड कितने तरह के होते हैं, वो बातें हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो अब लिगेंडों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो हम इनको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो, लिगेंड के बेसिकली 4 टाइप होते हैं जनरली। पहला, आवेश के आधार पर ठीक है, लिखना कुछ नहीं, आवेश के आधार पर इनको बांटा गया है। धनायन, ऋणायन, उदासीन ऐसे होता है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा, दंतुकता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट, दाता परमाणु के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। और फोर्थ है धातु और लिगेंड के बीच में बंधन के आधार पर। धातु लिगेंड बंधन के आधार पर। हाँ जी। तो लिगेंड को टोटल 4 बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं बेटा। आवेश के आधार पर, दंतुकता के आधार पर, दाता परमाणुओं के आधार पर, और धातु लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसी हो रही है उसके आधार पर। ओके। एक टाइप और है, उसको भी देख लो। चलो यार, उसको फिर अपन आगे पढ़ेंगे। एक टाइप और है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर, डी कक्षकों के विपाटन के आधार पर, ऐसे लिख लो, डी कक्षकों के विपाटन के आधार पर, ये हम आगे पढ़ेंगे। डी कक्षकों के विपाटन के आधार पर। तो यहां पर ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके बिहाफ पर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। अब सबसे पहले हम ये नया सर दंतुकता क्या होता है, ये दंतुकता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो दंतुकता, डेंटिसिटी। दंतुकता क्या है?
किसी लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या, कोई जैसे कि मान लू मैं लिगेंड हूं, जैसे कि साइनाइड लिगेंड है। अब साइनाइड में दाता पर देखो, इसमें 2 परमाणु है, जैसे कि देखो इसको तो हटाओ, अमोनिया NH3 है, अमोनिया लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो इसमें दाता परमाणु कौन होता है? नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर होता है। तो किसी भी लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या, इसमें कितने दाता परमाणु? 1, इसलिए ये एकल दंतुक लिगेंड कहलाएगा। एक होता है आपके पास CH2 CH2 NH2 NH2, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। इसमें 2 लोन पेयर रखने वाले समूह हैं, एक ये और ये, दोनों अच्छे से डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें दाता परमाणु की संख्या 2 है, अतः इसकी दंतुकता 2 होगी। समझ में आया? तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दंतुकता क्या होता है बेटा? किसी भी लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या। क्या होता है ये? लिखो, किसी लिगेंड में उपस्थित, किसी लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या क्या दंतुकता कहलाती है? दंतुकता कहलाती है, दंतुकता कहलाती है। किसी लिगेंड में कितने डोनर एटम है, उनकी संख्या दंतुकता कहलाती है। अब दंतुकता के आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे, उसी में आवेश वाला देख लेंगे एक साथ, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले अब डाल लो दंतुकता के आधार पर वर्गीकरण। दंतुकता के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो दंतुकता के आधार पर अगर हम लिगेंड को बांटे तो एकल दंतुक लिगेंड जिसमें एक ही डोनर साइट हो, द्विदंतुक लिगेंड जिसमें 2 डोनर साइट हो, त्रिदंतुक लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु हो, चतुर्दंतुक लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु हो, पंचदंतुक लिगेंड जिसमें 5 हो, 6 दंतुक लिगेंड जिसमें 6 हो। ठीक है, षटदंतुक लिगेंड, या इनको बहुदंतुक भी बोल देते हैं, जिसकी दंतुकता 2 से ज्यादा हो। ओके, तो दंतुकता के आधार पर बेटा सबसे पहला होता है आपके पास कैपिटल ए, एकल दंतुक लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड, जिनकी दंतुकता 1 हो। एक हो, या जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, या जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो। जिनकी दंतुकता 1 हो या जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो। अब देखो इनके उदाहरण। अब एकल दंतुक लिगेंड धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट भी लिख लो। हाँ जी, एकल दंतुक लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड, वैसे मत लिखो यार, ठीक है ना, क्यों लिखना है, अभी लिख लेंगे अपन। एकल दंतुक लिगेंडों के उदाहरण। अब देखेंगे हम इनके उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण, उदाहरण। हाँ जी, उदाहरण। तो उदाहरण में सबसे पहले हम देखेंगे उदासीन एकल दंतुक लिगेंड, उदासीन एकल दंतुक लिगेंड। न्यूट्रल, बिना आवेश वाले, जिन पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश अगर तुम्हें पता रहेगा तो तुम लिगेंड में केंद्रीय परमाणु पर आवेश ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, कुछ लिगेंड हम यहां पर लिखेंगे जिन पर आवेश कितना रहेगा? 0 रहेगा। ध्यान रखना, उदासीन मतलब विदाउट एनी चार्ज, जिन पर कोई आवेश नहीं होता। इन लिगेंडों के उदाहरण भी याद रखने, इनका नाम भी याद रखना है। क्या बोल रहा हूं? इन लिगेंडों का उदाहरण भी याद रखना है,
इनको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लिगेंड का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर आवेश कितना होता है ध्यान रखना। तो देखो लिगेंड, और लिगेंड के रूप में उसका नाम क्या होता है, उसका नेम। प्लीज अच्छे से ध्यान रख लेना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। पहला लिगेंड है आपके पास H2O, पानी। ना तो इसको H2O बोलते हैं, न इसको वाटर बोलते हैं, न इसको जल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगेंड के रूप में एक्वा। क्या बोलते हैं इसको? एक्वा, अंग्रेजी में AQUA, एक्वा, एक्वा, ठीक। अगर अमोनिया हो NH3 तो इसको अमोनिया नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एमीन, AMMIN, एमीन, ई भी लगा दो, ठीक है। एमीन, हिंदी में एमीन इसको कहा जाता है, लिगेंड के रूप में इनके ये नाम होते हैं, ठीक है। फिर आता है CO, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल। कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको लिगेंड के तौर पर कार्बोनिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कहा जाता है, कार्बोनिल कहा जाता है, ठीक है, वेरी गुड। और अगर मैं ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं, थायो लगा दो, जैसे OH एल्कोहल, SH थायो एल्कोहल, तो यहां पे थायो कार्बोनिल। उसे कहा जाता, ठीक है। NO नाइट्रोसिल, NO को नाइट्रोसिल कहा जाता है, 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 कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर S लगा दूं तो ये हो जाएगा आपके थायोनाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसिल। ये हो गया थायोनाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल, ठीक है। इनके नेम ध्यान रखना, ये हो गया। इसके अलावा और भी होता है, ठीक है। ये हो गए, हाँ जी, एक होता है PH3 फोस्फीन, फोस्फीन, ठीक है। अगर मैं H हटा के यहां पर 3 एल्किल समूह जड़ा दूं, 3 एल्किल समूह लगा दूं, ट्राई एल्किल फोस्फीन, ट्राई एल्किल फोस्फीन, एकल दंतुक लिगेंड है, उदासीन है, फोस्फीन। अगर मैं यहां पर इस फोस्फोरस से 3 पीएच जोड़ दूं, पीएच का मतलब है फेनिल, बेंजीन वाले जोड़ दूं, तो उसको बोलते हैं ट्राई फेनिल फोस्फीन। PPH3 हो तो उसका नाम है बेटा ट्राई फेनिल फोस्फीन, ट्राई फेनिल फोस्फीन, ट्राई फेनिल फोस्फीन। ध्यान रखना, कहीं O2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है डाई ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इसलिए डाई ऑक्सीजन, लिगेंड के तौर पे। N2 लिखा हुआ है तो उसका नाम है डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, ठीक है। इनके नाम ध्यान रखना। कहीं पर CH3OH है तो उसको बोला जाता है, जानते हो आप, मेथिल एल्कोहल, लिगेंड के रूप में, क्योंकि इसमें OH है ना जिसपे लोन पेयर है, मेथिल एल्कोहल। और एक NH2, NH2 या N2H4, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, फिर भी ये एकल दंतुक होती है। कारण क्या होता है बताऊंगा। इसका नाम है NH2 को बोला जाता है हाइड्रेजीन, इसको बोला जाता है बेटा हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन,
क्या बोला जाता है? हाइड्रोजीन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजीन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजीन। ठीक है, ओके। एक और लिख लो, ये बेंजीन, यहां पे लगा दो नाइट्रोजन। बेंजीन, बेंजीन में एक कार्बन हटा के लगा दो नाइट्रोजन। इसको बोला जाता है पिरिडीन। क्या बोला जाता है? पिरिडीन, शॉर्ट में पीवाई। शॉर्ट में इसको लिखते हैं पीवाई, शॉर्ट में इसको लिखते हैं पीवाई। तो ये है आपके उदासीन एकल दंतुक लिगेंड। सबको याद होना चाहिए एक एक। H2O एक्वा, NH3 एमीन, CO कनाइट, कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NS थायोनाइट्रोसिल। बेंजीन के अंदर नाइट्रोजन है तो पिरिडीन, पीवाई। ठीक है, PH3 है फोस्फिन, ट्राइएल्किल फोस्फिन, ट्राइफेनिल फोस्फिन, सिंपल है। ये है आपके पास O2 तो डाइऑक्सीजन, N2 है तो डाइनाइट्रोजन, मेथिल एल्कोहल है, NH2 को हाइड्रोजीन बोला जाता है, हाइड्रोजीन बोला जाता है। इनके नेम आपको पता होना चाहिए, आपके जुबान पे ये नाम याद होनी चाहिए। ठीक है, बोलो जुबा केसरी, याद होनी चाहिए बेटा सबको ये। ठीक है, क्लियर है। तो ये है उदासीन एकल दंतुक लिगेंड। इनकी सबकी दंतुकता एक होती है, अर्थात ये सिर्फ एक ही उपसर्ग संयोजक बंध बनाएंगे। यह सिर्फ एक ही उपसर्ग संयोजक बंध बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, छापो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो ध्यान से, यहां पर नोट यार, ये NH2 हाइड्रोजन, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो दाता परमाणु तो बेटा एक से ज्यादा हो गए ना, दाता परमाणु तो 2 हो गए। तो दोनों के दोनों केंद्रीय परमाणु को, जैसे कि मान लो ये केंद्रीय परमाणु है, मेटल है जिस पर कोई आवेश है N, तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो दाता परमाणु की संख्या 2 हो गई। लेकिन एक वलय बन गई, एक वलय बन गई, रिंग बन गई, 1 2 3 परमाणुओं की, 3 मेंबर की वलय बन गई। 3 मेंबर की वलय अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, यहां पे मेटल है, यहां नाइट्रोजन, यहां 3 मेंबर्ड रिंग इज अनस्टेबल, क्योंकि इसमें तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से दोनों में से कोई एक ही नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह द्विदंतुक तुक नहीं होता है, एकल दंतुक होता है। तनाव के कारण। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात खत्म। अब देखो एकल दंतुक के बाद, अच्छा एकल दंतुक में उदासीन देख लिए, इनके नाम पता होने चाहिए तुम्हें। अब देखो इसमें धनायनिक लिगेंड, हाँ जी फर्स्ट। अब देखो इसके अंदर सेकंड, धनायनिक एकल दंतुक लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड, धनायनिक एकल दंतुक लिगेंड। अब अगर हम बात करें बेटा धनायनिक एकल दंतुक लिगेंडों के बारे में, जिसमें अब देखो इन लिगेंडों की डिस्कवरी बहुत बाद हुई थी, तो इसके जो संकुल है ना बहुत कम है अपने सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। देखो एक होता है O2, अरे यार एक होता है O2 प्लस ऑक्सीजिनाइल, इसका नाम होता है ऑक्सीजिनाइल, ठीक है, ऑक्सीजिनाइल इसे कहा जाता है। एक होता है NO2 प्लस, एक होता है NO प्लस, एक होता है NH2 ने एक लोन पेयर H प्लस को देके उसको ग्रहण कर लिया, NH3 प्लस बना लेता है। ये 4 है जो धनायनिक लिगेंड होते हैं, ये 4 है जो कि धनायनिक लिगेंड होते हैं। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो, पीछे EM लगा दो बस, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोनियम बन जाएगा, ये नाइट्रोसोनियम बन जाएगा। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, पीछे EM लगा, नाइट्रोसोनियम बन जाएगा, ये नाइट्रोनियम,
नियम लगा दो इनके पीछे। ये नाइट्रोसो होता है तो नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। और NH2 होता है हाइड्रोजीन, NH2 होता है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का धनायन बन गया हाइड्रोजीनियम, 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 हाइड्रोजीनियम। ये दिया। इसमें काम के आपके दो ही है, एक तो NO2+ और एक NO+, बस, बाकी और कोई काम नहीं आते। बस आपको किसी को पता हो सर मेरे को और भी याद है, लिख ले भाई, ये तेरे को भी, मेरे को भी याद है, ये लिखवा दिए। हाँ जी, काम के ये दोनों ही है, ये एक ही है। ओके, नाइट्रोसोनियम जिसको बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है धनायनिक एकल दंतुक लिगेंड, धनायनिक एकल दंतुक लिगेंड, ये खत्म बात। ओके, ये धनायनिक है, O2+, NO2+, NO+, NH2, NH3+, ये हो गया। अब आता है ऋणायनिक एकल दंतुक लिगेंड। हाँ जी, ऋणायनिक एकल दंतुक लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, इन पर ऋणावेश रहेगा, दंतुकता इनकी एक होगी, इनकी ऋणावेश क्या क्या होंगे ये आपको ध्यान रखना है। भाई किस पर कितना आवेश होता है ये तो पता ही होना चाहिए ना, वो थोड़ी ना बताएगा कोई वहां पे एग्जाम में। अब ऋणायनिक एकल दंतुक लिगेंड, जब लिगेंड के रूप में इनको लिखा जाता है तो अंत में O अनुलग्न लगाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो, जब ऋणायनों को, जब इन ऋणायनों को, जो मैं अभी लिखवाऊंगा, जब इन ऋणायनों को लिगेंड के रूप में लिखा जाता है तो अंत में O अनुलग्न लगाते हैं। इनके अंत में O लगाना है, जैसे कि Cl है तो क्लोराइड नहीं बोलना है, क्लोराइडो बोलना है। ठीक है, अंत में O अनुलग्न लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। तो आप यहां से नाम से भी समझ गए, अरे सर जिसके अंत में O आ रहा है वो ऋणावेशित लिगेंड है, जैसे ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, एसिटिल एसीटोनेटो, थायोसल्फेटो, अंत में O आ रहा है, इसलिए ये सब ऋणावेशित है। हाँ या ना, सब ऋणावेशित है। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, ऐसे कौन कौन से वो, तो यहां पे देखिए बेटा इन लिगेंड्स को, लिगेंड्स, और यहां पर इनके नेम। ठीक है, ये टेबल चलती जाएगी आपके आगे के आगे। ठीक है, एक तरफ लिगेंड, एक तरफ नेम, उसमें लिखते जाना। मेरे तो इधर स्पेस है तो आप क्या कर लेना, अपने एक कॉपी के इस तरफ कॉपी में, ठीक है, इधर लिगेंड इधर नेम लिखना उनके अच्छे से। ठीक है, सुंदर सुंदर याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे कि H- हाइड्राइड आयन कहलाता है, H- क्या कहलाता है, हाइड्राइड आयन, तो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्राइडो। H- हाइड्राइड आयन कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। F- फ्लोराइड आयन, इसको क्या कहा जाता है, फ्लोराइडो। अच्छा, फ्लोराइडो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में फ्लोरिडो, 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 या इसको फ्लोरो भी बोला जाता है, फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक है, Cl- है तो क्लोरिडो, क्लोरिडो, या फिर क्लोरो इसको कहा जाता है। ठीक है, Br- है तो क्या कहेंगे, I- है तो क्या कहेंगे, फटाफट से बताएं। फिर इस तरीके से अगर OH- है तो क्या कहेंगे, OCH3- है तो क्या कहेंगे। ठीक है, CH3 COO- है तो क्या कहेंगे, CO3 2- है तो क्या कहेंगे, HCO3 -1 है तो क्या कहेंगे, बताओ। ठीक है, इनको लिखो, फिर मैं यहां लिखता हूं SO4 2- है तो क्या कहेंगे। ठीक है, SO3
2 माइनस है तो क्या कहेंगे, S माइनस है तो क्या कहेंगे, NO3 माइनस है तो क्या कहेंगे, NO2 माइनस है तो क्या कहेंगे। ठीक है, N माइनस 3 है तो क्या कहेंगे, N3 माइनस है तो क्या कहेंगे, NH2 माइनस है तो क्या कहेंगे, NH माइनस 2 है तो क्या कहेंगे। लिखो इनको और बताओ। हाँ जी, लिखो इनको और इनके नाम बताओ। हाँ जी, और बड़ा इसको कर देता हूं मैं, आपके कमेंट बॉक्स को, आपके कमेंट बॉक्स में छोटे कर देता हूं। हाँ जी, ओके, क्लियर है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, इनको सारी बातें क्लियर कर देंगे। हाँ जी बेटा, इंग्लिश में भी लिख ले, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं ना यार। उदासीन लिगेंड होता है तो ईएन, अरे ईएन उदासीन लिगेंड होता है, द्विधान्तुक होता है अब्दुल्ला। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, Br माइनस को क्या बोलते हैं, ब्रोमीडो। क्या बोलते हैं, ब्रोमीडो, ब्रोमीडो। ठीक है, और इसको या फिर ब्रोमो बोलेंगे। I माइनस को आयोडीडो बोलेंगे, आयोडीडो बोलेंगे, या फिर आयोडो बोलेंगे। क्लियर है रसगुल्लो, ओके। हाँ जी, OH माइनस हाइड्राइड आयन, हाइड्रिडो, हाइड्राइड आयन, हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, या फिर हाइड्रोक्सो, या हाइड्रोक्सो इसे कहा जाता है, हाइड्रोक्सो कहा जाता है, हाइड्रोक्सो। हाइड्राइड आयन ये मेथोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्सो, ये मेथोक्सो। जैसे कि ये मेथोक्साइड है ना, ये हाइड्रोक्साइड, ये मेथोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, मेथोक्सो, मेथोक्सो। एसीटेट आयन, एसीटेटो, एसीटेटो। कार्बोनेट, कार्बोनेटो, कार्बो। सर डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या लिख दिया भाई मैंने, किसी लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या धनतुकता कहलाती। सही तो बात है बेटा, क्या दिक्कत है। हाँ जी, ये एसीटेटो। क्लियर है मामला, एसीटेटो। एसीटेटो की स्पेलिंग ये होती बेटा, ACETATO, एसीटेटो। कार्बोनेटो, वेरी गुड। मेथोक्सी में क्या डिफरेंस, अरे यहां पे इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। बाइकार्बोनेटो, बाइकार्बोनेटो, इन पर आवेश सब पर -1 है। ठीक है, सल्फ का कार्बोनेट पे -2 होता है। हाँ जी, ये सल्फेट है तो सल्फेटो, इसका नाम क्या बनेगा, ये सल्फाइट आयन है बेटा, सल्फाइटो, सल्फाइट आयन है ये, सल्फाइटो। ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइडो। इसका नाम बताओ, वेरी गुड बेटा, इसका नाम बताओ, इन तीनों का नाम बताओ, 1 2 3, इन तीनों का नाम बताओ। थर्ड वाली डेफिनेशन देखो, अरे थर्ड वाली कौन सी डेफिनेशन है यार, इसकी डेफिनेशन या इनकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी क्या है, समन्वय परिसर क्या होता है जिसमें लिगेंड केंद्रीय परमाणु। इसलिए तो मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देखता हूं, पता नहीं क्या बताते रहते हो। ठीक है, ओके। ये देखो, इसका नाम नाइट्रेट आयन, नाइट्रेटो, नाइट्रेट के पीछे लगा दो ओ, नाइट्रेटो। NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो या नाइट्रिटो, नाइट्रिटो। और ये नाइट्राइड, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, नाइट्रेट, नाइट्राइटो,
और ये नाइट्रेटो, नाइट्रेटो और ये नाइट्राइडो। हाँ जी, N3 माइनस, N3 माइनस, N3 माइनस, अरे इसको लिखना यार, N3 माइनस कौन सा N होता है ये, N3 माइनस कौन सा N होता है ये, एजाइड पढ़ाया था मैंने। नाइट्रो नहीं हो सकता बेटा, नाइट्रो नहीं होता है, ठीक है जुगनू। एजो, हाँ एजाइडो, एजिडो, इसको क्या बोलते हैं, एजिडो। एजाइड आयन है, इसको बोलते हैं एजिडो। NH2 माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस 1, NH2 माइनस 1, एमिडो, वेरी गुड, एमिडो। NH माइनस 2, NH माइनस 2, इमिडो, इमिडो, इमिडो। अरे यार, जब किसी लिगेंड में दाता परमाणु की अरे बंद लग ले, लिगेंड वह उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है। भाई ठीक है यार, यार कॉमन सेंस है ना यार, ये तो मैंने बोला भी था ना, कॉमन सेंस है यार, इसमें क्या परिभाषा के बारे में कंफ्यूज हो जा रही है, ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं बताई यार, कोई बात नहीं, हो जाती मिस्टेक, आई एम सॉरी बाबू। हाँ जी, क्लियर हो गया, हो गया बेटा, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे चले, ये इतना क्लियर हो गया है, ओके वेरी गुड। ये सब आपको ढंग से पढ़ना है, आपकी निगाहें एकदम, ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। जैसे कि सुबह शाम आप ब्रश करते हो, खाना पीना करते हो, उसी तरीके से बेटा इनको सुबह शाम घोल करके याद कर लेना, अच्छे से याद करना है, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। ये हो गया, और भी होते हैं वो हम आगे देखेंगे, जैसे कि साइनाइड होता है, और भी होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है, यहां नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। चलो लिख लो यार, ठीक है, साइनाइड, CN माइनस, इसको क्या बोलते हैं, साइनो, इसको क्या बोलते हैं, साइनो, साइनो, ठीक है, साइनो, या फिर साइनिडो, 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 इसको क्या बोलते हैं, साइनो या साइनिडो बोलते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल आगे देख लेंगे, इसकी अच्छे से बताऊंगा। और अरे ये भी होते हैं, हाँ होते हैं प्रियंका जी, होंगे बेटा, प्रियंका जी होते हैं, बढ़िया हुआ आपने याद दिला दिया, मैं भूल गया था, ओके। हाँ, इतना याद कर लोगे अच्छे से, इन सबके नेम याद करने हैं अच्छे से, आपकी जुबा पे होना चाहिए इन सबका नाम, ठीक है, क्लियर है, हर एक का नेम आपकी जुबा पे होना चाहिए अच्छे से, यहां पर सारी बातें क्लियर। अरे वो लिखेंगे शिवम शर्मा, शिवम कुमार, पढ़ेंगे आगे। इमिडो में क्या डिफरेंस है, अरे देखना, NH2 माइनस 1, NH माइनस 2, फर्क नहीं पता चल रहा, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इस पे आवेश -1 है, इस पे आवेश -2 है, ठीक है, हो गए, कूल कूल। अच्छा एक दो और लिख लो, O2 -1 और O2 -2, इन दोनों के नाम बताओ। O2 -2 परोक्साइड आयन, परोक्सो, ये है सुपर ऑक्साइड, सुपरऑक्सो, ये सुपरऑक्सो, ये परोक्सो। हाँ जी, क्लियर हो गया, एकदम 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 एकदम, परोक्सो और सुपरऑक्सो, गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट वापस से मैं छोटे कर देता हूं ताकि पढ़ाने पे ध्यान ज्यादा रहे, ओके। हटाता नहीं हूं, बस छोटा कर देता हूं उनको, बस मेरे को थंब दिख जाता है, ठीक है, ओके। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। तो ये है सारे के सारे एकल दंतुक, जिसमें उदासीन भी आ गए, धनायनिक भी आ गए और ऋणायनिक भी आ गए। अब देखेंगे हम एकल दंतुक के बाद, एकल दंतुक के बाद ए के बाद बी, द्विदंतुक लिगेंड। अब उसमें सब एक साथ बताऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा, अच्छे से समझना है। 7 बज चुकी है, 7:01 हो चुका है, तो थोड़ा सी रफ्तार पकड़ते हैं। बी, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनकी दंतुकता कितनी हो, 2 हो। इनकी दंतुकता कितनी रहेगी बेटा, 2, मतलब इनमें 2 दाता परमाणु रहेंगे, इनमें 2 दाता परमाणु रहेंगे, ठीक है। उदाहरण,
एक एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए। पहला है, एक एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन समूह को बोला जाता है, एथिलीन किसको बोलते हैं? CH2 समूह को बोलते हैं बेटा। ये CH2 इस समूह को बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। डाइएमीन, दोनों तरफ एमीन एमीन जोड़ दो, NH2 जोड़ दो, NH2 NH2, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन। इसमें इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो यहां पर लोन पेयर दाता परमाणु कितने हो गए? 2, इसलिए इसकी दंतुकता हुई 2। यहां पर ये है हमारे पास कोई केंद्रीय धातु आयन, ये भी लोन पेयर दान करेगा, ये भी लोन पेयर दान करेगा। अब इसमें मोटी मोटी चीज देखनी है। एथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्ट से हम EN से दर्शाते हैं, स्मॉल e स्मॉल n, EN, स्मॉल e स्मॉल n, एथिलीन डाइएमीन। ध्यान से देखो, दाता परमाणु 2 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। आवेश, इस पे तो कोई आवेश है ही नहीं, उदासीन। अगली बात, ये 2 बातें ध्यान है। अगली बात, एक वलय बन रही है बेटा, एक वलय बन रही है। कितने परमाणुओं की बन रही है? देखो ध्यान से, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 मेंबर्ड वलय बन रही है। 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। पंच सदस्यीय वलय, पंच सदस्यीय वलय ये बनाते हैं केंद्रीय परमाणु के साथ। एक पंच सदस्यीय वलय बनाते हैं। दाता परमाणु, इसमें 2 नाइट्रोजन है, आवेश कुछ नहीं होता, यह पंच सदस्यीय वलय बनाता है केंद्रीय परमाणु के साथ A। अब देखो B, ये एथिलीन डाइएमीन का काम हो गया। अगला ग्लाइसिनेटो, अब अंत में O आ गया तो ऋणावेशित होगा, ये तो पता चल गया। ग्लाइसिनेटो, इसको शॉर्ट में GLY से दर्शाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं ग्लाइसिन क्या होता है, NH2 CH2 COOH। बायोलॉजी के हो ना, तुमने पढ़ा होगा ग्लाइसिन के बारे में। NH2 CH2 COOH, ये होता है ग्लाइसिन। इसका H हटा दो तो जो ऋणावेशित आयन बनेगा बेटा, ये कहलाता है ग्लाइसिनेट आयन। बस लिगेंड के रूप में तो ग्लाइसिनेटो बोल देंगे। तो देखो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहां पे इस पर भी लोन पेयर होता है, और यह वाला ऋणावेशित आयन ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु को अपना लोन पेयर डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो पहली बात, यहां पर दाता परमाणु कितने हैं? दाता परमाणु 1 है नाइट्रोजन और 1 है O-, 2 दाता परमाणु है। आवेश, लिगेंड पर आवेश कितना है भैया? लिगेंड पर आवेश है -1, ठीक है, मतलब ये एक ऋणावेशित लिगेंड है। क्या यहां पे भी वलय बन रही है? हाँ, यहां पे भी वलय बन रही है। कितने परमाणुओं की बन रही है? हाइड्रोजन बेटा वलय में नहीं है, वो साइड में निकले हुए हैं। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की एक वलय बन रही है। 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग बनेगी यहां पर। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो समझ में आ गया ये ग्लाइसिनेटो। इसी तरीके से अगला होता है थर्ड, ऑक्जेलिक अम्ल, COOH, दोनों H हटा दो, ऑक्जेलेट आयन बन जाएगा, तो उसका ऋण आयन ऑक्जेलेटो, 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 ऑक्जेलेटो लिगेंड, ठीक है। इसको शॉर्ट में OX से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला मतलब इसमें ये C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे H लगा दोगे तो COOH हो जाएगा, यहां H लगा दोगे तो COOH, यहां H लगा दोगे COOH। तो ये 2 नेगेटिव आयन, ये वाला केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर डोनेट करता है। हाँ जी, ध्यान से देख ले बेटा, अच्छे से तसल्ली से देख ले। ओके, अब इसको
अगर हम देखें तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। C2O4 -2 और -2 ऋणावेश होता है। ऑक्सीलेटो को OX भी बोलते हैं या C2O4 -2 भी बोलते हैं। 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन और -1 -1 -2 ऋणावेश इस पर होता है। ओके, तो यहां पर दाता परमाणु यहां पर 2 O- एटम होते हैं। ओके, यहां पर आवेश के हिसाब से ये ऋणावेशित लिगेंड है, आवेश होता है -2। ऑक्सलेट आयन पर -2 आवेश होता है और ये भी 1 2 3 4 5 सदस्य वलय बना रहा है। 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। 5 मेंबर्ड रिंग ये बनाता है। तो ये 3 लिगेंड ध्यान हो गए, EN GLY OX। EN मतलब एथिलीन डाइएमीन, GLY मतलब ग्लाइसिनेटो, OX मतलब ऑक्सलेटो। ये 3 लिगेंड क्लियर हो गए बेटा। अच्छे से इनको देखना पड़ेगा, अच्छे से इनको क्लियर करना पड़ेगा तो ही होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, दूसरा लेक्चर है, लेकिन अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे चीजें हाथ से फिसलती चली जाएगी। अब आने वाला पूरा टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, चाहे इनऑर्गेनिक की देखो या ऑर्गेनिक की देखो, सब इंपॉर्टेंट है ना। अच्छे से पढ़ लेना इसको। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगला लिगेंड, हाँ जी, डी। EN हो गया, ऑक्सलेटो हो गया, GLY हो गया। अगला देखो DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। DMG, शॉर्ट में बोलते हैं इसको DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। याद होना चाहिए, कितनी भी बार लिख करके याद करो, पर याद करना है। नहीं करोगे तो तुम्हारी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं, मैंने लिखवाया है। हाँ जी, CH3 2 मेथिल है, CH3 ऑक्सीम शब्द आ रहा है। ऑक्सीम क्या होता है? जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और OH समूह हो, ऑक्सीम। तो यहां पे देखो ऑक्सीम शब्द दिखाई दे रहा है, तो यहां पे डबल बॉन्ड N होता है, यहां पर भी डबल बॉन्ड N होता है। एक तरफ OH होता है, एक तरफ O- होता है, क्योंकि ये एक ऋणायन है ना, ऑक्सीमेटो O लग रहा है, तो एक जगह ऋणायन होता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, इसमें भी यह नाइट्रोजन परमाणु, इसमें भी यह नाइट्रोजन परमाणु, दोनों तरफ नाइट्रोजन परमाणु ही दाता परमाणु होते हैं। यह और यह केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 सदस्य वलय बनाता है। पहली बात, इसमें दाता परमाणु कौन कौन होते हैं? दाता परमाणु 2 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, आवेश इस पर क्या है? उदासीन -1। इस लिगेंड पर आवेश क्या है बेटा? -1। लिगेंड पर आवेश क्या है? -1 है। और 5 सदस्य वलय बना रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। रिंग ये बना रहा है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। अगला DMG हो गया। अगला डाइपिरिडीन, डाइपिरिडीन को शॉर्ट में DIPY बोला जाता है, डाइपिरिडीन। इसमें 2 पिरिडीन वलय आपस में जुड़ी होती है। ये एक पिरिडीन, ये दूसरी पिरिडीन। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। ये केंद्रीय परमाणु को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, डाइपिरिडीन। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। आवेश, कुछ ही आवेश नहीं है, ये तो उदासीन है। दाता परमाणु कितने? 2 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ओके। यहां पर
आवेश, आवेश कुछ नहीं है, इसलिए तो सिंपल नाम आया डाइपिरिडीन। ऋणायन होता तो डाइपिरिडोनो ऐसा कुछ आता, वो लगता लास्ट में। आवेश 0। वलय बन रही है क्या? हाँ, एक वलय तो बन रही है। कितने मेंबर की? 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बन रही है। 1 5 मेंबर रिंग। रिंग बन रही है। क्या ये समझ में आया बेटा? DIPY डाइपिरिडीन समझ में आया क्या? डाइपिरिडीन समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? 2 और लिखवाऊंगा, फिर इनको अच्छे से याद कर लेना था। ठीक है, ये है, क्योंकि पेपर में आते हैं भाई, और अगर तुम नहीं करोगे ना तो फिर कोई तुमसे ज्यादा नंबर ले आएगा, फिर बोलना कि सर आपने ये क्यों पढ़ाया था, है ना? उस दिन ये काम आएगा तुम्हारे। फिर जब तुम्हें नहीं आएगा, सामने वाला उसको पढ़ के जाएगा तो उसके ज्यादा नंबर आएंगे, फिर तुम्हारे कम नंबर आएंगे, तो अच्छा लगेगा तुमको? ओके, इसलिए पढ़ लेना इनको अच्छे से। ई के बाद एफ। हाँ जी, एसिटिल एसिटोनेटो, एसिटिल एसिटोनेटो, एसिटोनेटो। एसिटिल एसिटोनेटो, लिगेंड का नाम है एसिटिल एसिटोनेटो, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एसी। एसी, एसिटिल के लिए एसी, फिर एसिटोनेटो के लिए एसी। एसिटिल एसिटोनेटो, CH3CO, ये एसिल समूह होता है। फिर यहां पर आता है बेटा CH, फिर इधर होता है डबल बॉन्ड, फिर यहां पर होता है एक O नेगेटिव, इधर होता है CH3। ये लिगेंड है। अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, एक दिन में याद नहीं होगा। जो बच्चा पहली बार इनको देख रहा है, एक दिन में याद नहीं होगा। आपको इनको लिख लिख करके इनकी संरचनाएं बना बना करके याद करना, यही होमवर्क है। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये है हमारे पास केंद्रीय परमाणु। दाता परमाणु एक O- होता है, और एक इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, उदासीन वाला, ये एक दाता परमाणु होता है। तो इसमें दाता परमाणु 2 है, एक O- और एक O उदासीन। ठीक है, यहां पे दाता परमाणु कितने हैं इस लिगेंड में? दाता परमाणु एक तो O और एक O-। आवेश, आवेश इस पर -1। हाँ जी, और कितने सदस्य की वलय बन रही है? काउंटिंग करो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्य वलय, 1 6 मेंबर्ड रिंग का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। 1 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, एक 6 सदस्य वलय बन रही है। तो ध्यान रखें, एसी एसी, एसिटिल एसिटोनेटो। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड होता है, पंचदंतुक होता है, षटदंतुक लिगेंड होता है। उनको भी लिख ले, फटाफट से खत्म हो जाएगा बेटा। ये 3-4 लिगेंड और लिखवाऊंगा मैं, 4 लिगेंडों के नाम और लिखवाऊंगा, उनको भी कर ले, खत्म हो जाएगा अभी, है ना? फिर वरना फिर वापस से मैं यहीं से बात स्टार्ट करूं तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? अब यहीं पे अभी हाल 4 लिगेंड के नाम लिखवाए, 4 लिगेंड और लिखवा दूं, एक ही बार में खत्म हो जाएंगे फटाफट से। अब हेडिंग डाल लो ABC, बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड। मेरी भी क्लास है, आपकी भी क्लास है भी। बहुदंतुक लिगेंड जिनकी दंतुकता 2 से ज्यादा हो, जिनकी दंतुकता 2 से ज्यादा हो, बहुदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो उदाहरण, एथिलीन डाइएमीन एकल दंतुक लिगेंड था, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, इसको डाइईएन से दर्शाया जाता है। इसमें 2 एथिलीन होते हैं और 3 एमीन होते हैं। ये 2 तो एथिलीन समूह, एक एथिलीन, फिर बीच में NH आ जाता है, फिर दूसरा एथिलीन, फिर अगल बगल में 2 NH2,
एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, तो दंतुकता 3 हो गई बेटा। तो यहां पर ये है मेरे पास मेटल आयन, 1 2 3 उपसह संयोजक बंध बनेंगे। कितने? 3 उपसह संयोजक बंध बनेंगे। तो दंतुकता कितनी हो गई? दंतुकता इसकी हो गई भाई साहब 3। आवेश कैसा है? आवेश है भाई साहब उदासीन, कोई आवेश नहीं होता। और कितनी वलय बन रही है? एक वलय इधर बन रही है, एक वलय इधर बन रही है, 2 5 सदस्यीय वलय बन रही है, 2 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, मेंबर्ड रिंग बन रही है। ये देख लो आप, यह आपका त्रिदंतुक लिगेंड हो गया दंतुकता के हिसाब से, ये त्रिदंतुक लिगेंड हो गया क्योंकि इसकी दंतुकता 3 है। ठीक है, ओके। अगला देखो, डाई एथिलीन की जगह अगर मैं यहां पर क्या कर दूं? ट्राई एथिलीन कर दूं, ट्राई एथिलीन, ट्राई एथिलीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, तो इसको बोला जाता है ट्राईइन, ट्राईइन। ठीक है, इसमें बस केवल एक ही चीज बनाएंगे अपन, NH2, फिर बीच में 3 CH2 आ जाएंगे, ट्राई एथिल एथेनील, एक 2 3, बीच में NH जोड़ दो। ठीक है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। तो यहां पर ये केंद्रीय परमाणु इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, इससे भी लेगा। तो कितनी वलय बन रही है? 1 2 3 वलय बन रही है। दंतुकता कितनी हो गई? 4। तो दंतुकता से एक कम वलयों की संख्या आ रही है। तो यहां पर इसकी दंतुकता कितनी है बेटा? 4। तो चतुदंतुक। ठीक है, बाकी ये उदासीन है। आवेश 0 है। ठीक है, और 1 2 3 वलय बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 परमाणुओं की वलय ये, 1 2 3 4 5 परमाणुओं की वलय ये, 1 2 3 4 5 परमाणुओं की वलय ये, 3 वलय बनेगी, 3 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग बन जाएगी। ये क्लियर है? ओके, चलो इतना रहने देते, बाकी 2 एग्जाम्पल कल कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ओके, बाकी 2 उदाहरण अगली क्लास में कर लेंगे। सब प्लीज थोड़ी स्पीड इंक्रीज कीजिए, रिक्वेस्ट। ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी डाउन है। अरे भाई, हर बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना जरूरी है क्या? जब अगर कोई चीजें समझा रहे हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान देना आपका ज्यादा जरूरी है। मैं तो अभी फटफट लिख दूंगा इनको, फिर तुम में से कुछ बच्चे आगे बोलोगे सर पन्ने पलट दो ना, सर पीछे का दिखा दो ना, पीछे का दिखा दो ना। बात वो है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो ये बात क्लियर हो गई है, अच्छे से सारी बातें क्लियर। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से देखनी है। इसके बाद 2 लिगेंड और लिखाना है मेरे को, EDTA और EDTA 3-, EDTA 4-। कैसे पूछेगा अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ओके, तो उनको आप बढ़िया से अच्छे से देखना, सारी बातों को क्लियर करना। ये सारी बातें इनको अच्छे से लिख लिख करके याद कर लेना, इनको लिख लिख करके अच्छे से याद कर लेना बेटा। ओके, OX समझ में नहीं आया? और OX में क्या है भाई? ऑक्जेलेटो, जिसका फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड O-, C डबल बॉन्ड O-, दोनों कार्बन आपस में जोड़ दे। ठीक, O-, O-, 2 नेगेटिव चार्ज है, द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक, ओके, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। जिनको पता है उनको तो पता है ना, मेरे को भी पता है। ज्यादा देर तक पढ़ाया करो बेटा, 7:30 बजे मेरी एक और क्लास है। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। जय हिंद।